हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हम लोग 10th में 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला था कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन, सेकंड था कम्युनिकेशन मीडिया, थर्ड था कंप्यूटर नेटवर्क एंड इंटरनेट। आज का ये वीडियो कंप्यूटर के 4th चैप्टर क्लास 10th के लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ये आधा है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, इसका दूसरा पार्ट बाद में बनाएंगे। आज लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम का एक उदाहरण है लाइनक्स। जिस प्रकार डॉस और यूनिक्स हैं और विंडोज़ हैं, उसी प्रकार लाइनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज़ की तरह प्रयोग किए जाने वाला लाइनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। लाइनक्स एक 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर 32 बिट का मतलब है कि वन टाइम पर 32 बिट ट्रांसमिट कर सकता है। लाइनक्स का विकास 1991 में लाइनस टॉरवेल्ड ने किया था। लाइनक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे इंटरनेट से फ्री डाउनलोड किया जा सकता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइनक्स की बुक के साथ सीडी या डीवीडी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। जैसा कि बताया कि इसे इंटरनेट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं और इसे लाइनक्स की बुक के साथ मार्केट में जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक मिलती हैं, उनके साथ उसकी सीडी या डीवीडी के रूप में वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हम प्राप्त कर सकते हैं और इसे कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइनक्स का सोर्स कोड अर्थात उसकी प्रोग्रामिंग, उसका सोर्स कोड इंटरनेट पर फ्री अवेलेबल है। इसे कोई भी यूज़र डाउनलोड कर सकता है और उसमें एडिटिंग करके अर्थात संशोधन करके उसे अपने अकॉर्डिंग बना सकता है या अपने अनुरूप उसे बना सकता है। लाइनक्स यूनिक्स का एडवांस वर्जन है, अर्थात लाइनक्स के पहले यूनिक्स इसका नाम था। इस प्रकार यूनिक्स के बाद इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पड़ा लाइनक्स, अर्थात लाइनक्स को पहले यूनिक्स के नाम से जाना जाता था। लाइनक्स का मुख्य भाग कर्नल होता है, जो लाइनक्स का ऑल इन ऑल अर्थात सर्वे सर्वा होता है। लाइनक्स के कई वितरण हैं अर्थात इसके डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे रेड हैट, डेबियन, सूजे। इस प्रकार ये लाइनक्स के बारे में था। आगे चलते हैं लाइनक्स की विशेषता में अर्थात फीचर्स ऑफ लाइनक्स। तो लाइनक्स का सबसे पहला फीचर है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। और मल्टी का मतलब है एक से अधिक, यूजर का मतलब हो गया प्रयोक्ता, और ओएस का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर ओएस उसका शॉर्ट फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी यूजर ओएस अर्थात लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक यूजर्स को कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। इसी प्रकार दूसरा है, जो दूसरी इसकी विशेषता है, फीचर्स है, वह है मल्टीटास्किंग ओएस। जैसे कि बताया, मल्टी मतलब एक से अधिक, टास्क माने होता है कार्य, अर्थात एक से अधिक कार्य। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से अधिक कार्य करने की भी सुविधा प्रदान करता है। इसके बाद है तीसरा फीचर्स, लाइनक्स इज़ फ्री। जैसा कि हमने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा अभी कि लाइनक्स एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्री कैसे है कि इसे इंटरनेट से फ्री में डाउनलोड किया जा सकता है। यहाँ तक कि इसका सोर्स कोड भी इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है। इसे कोई भी यूज़र
डाउनलोड करके उसमें एडिटिंग करके अपने अनुरूप बना सकता है। लाइनक्स का अगला फीचर्स है लाइनक्स इज़ वायरस इज़ फ्री, अर्थात वायरस से यह मुक्त है। लाइनक्स में वायरस आने की संभावना ना के बराबर होती है, जबकि विंडोज़ में देखा जाए तो लाइनक्स वो विंडोज़ में वायरस अगर इंटरनेट हम प्रयोग कर रहे हैं या पेन ड्राइव या सीडी का प्रयोग कर रहे हैं, संक्रमित पेन ड्राइव या सीडी का, तो उसमें वायरस 100% आने की संभावना रहती है। पर लाइनक्स का सिक्योरिटी फीचर थोड़ा टाइट है। लाइनक्स में वायरस आने की संभावना ना के बराबर होती है, क्योंकि इसमें फाइलें जो होती हैं लाइनक्स में वह डायरेक्टरी और सब डायरेक्टरियों में बटी होती है, जिससे वायरस लाइनक्स का जो मूल भाग कर्नल है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और हमारी फाइलें सुरक्षित रहती हैं, जिसका पता लगाकर हम उस वायरस को रिमूव कर सकते हैं। लास्ट इसका जो फीचर्स है डॉस एम्यूलेटर। विंडोज़ की तरह लाइनक्स में डॉस की कमांड को चलाने के लिए डॉस EMU सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हमें डॉस की कमांड प्रयोग करनी है तो कमांड प्रॉम्प्ट का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार लाइनक्स में डॉस EMU का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर EMU है एम्यूलेटर, और डॉस का पूरा नाम जैसा कि पता होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तो हो गई विशेषता। लाइनक्स की विशेषताओं के साथ साथ इसकी बहुत सारी कमियां भी हैं। तो बात करते हैं लाइनक्स के लिमिटेशन अर्थात कमियों की। लिमिटेशन ऑफ लाइनक्स। सबसे पहली कमी है लाइनक्स एक केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है केस के प्रति संवेदनशील, अर्थात जिस लोअर केस या अपर केस अर्थात स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में यह अंतर को समझता है। केस के प्रति संवेदनशील, इसमें कमांड स्मॉल लेटर में ही टाइप की जाती हैं, अर्थात लाइनक्स में जो भी कमांड दी जाएगी वह हमेशा स्मॉल लेटर में ही दी जाएगी। कैपिटल लेटर में अगर टाइप हो जाती है तो वह एरर जनरेट करेगा। इसका दूसरा लिमिटेशन है इसमें नए सॉफ्टवेयर को जोड़ना काफ़ी कठिन है। लाइनक्स में नए सॉफ्टवेयर को जोड़ना काफ़ी कठिन है और यह मार्केट में कम उपलब्ध होते हैं। इसका तीसरा लिमिटेशन है इसे प्रयोग करने वालों की संख्या अत्यंत कम है। देखा जाए तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रयोग करने वालों की संख्या अभी कम है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो भी यूज़र यूज़ करते होंगे, हम उन्हें ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे कि कौन लाइनक्स प्रयोग कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर इसका प्रयोग नेटवर्किंग में किया जाता है। तो साधारणतः लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करने वाले यूजर्स की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। इस प्रकार इसे प्रयोग करने वालों की संख्या अत्यंत कम है। तो ये थी विशेषताएं और उसकी कमियां लाइनक्स की। अब आगे चलते हैं लाइनक्स के इंटरफेस, अर्थात लाइनक्स में कौन कौन से इंटरफेस हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में मुख्य रूप से दो प्रकार के इंटरफेस हैं, जिसमें पहला है CLI और दूसरा है GUI। CLI का पूरा नाम है कमांड लाइन इंटरफेस। CLI का पूरा नाम कमांड लाइन इंटरफेस है। इस कमांड लाइन इंटरफेस में एक प्रॉम्प्ट होता है। प्रॉम्प्ट को डॉलर चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। कोष्ठक में बना हुआ है डॉलर का साइन। इस डॉलर चिन्ह के बाद कमांड को टाइप किया जाता है। इस डॉलर चिन्ह के बाद कमांड को स्मॉल लेटर में ही टाइप करेंगे। जैसा कि बताया कि लाइनक्स केस सेंसिटिव है, अर्थात स्मॉल लेटर में ही इसमें कमांड को टाइप करते हैं। तो इस प्रॉम्प्ट के बाद कमांड को हम टाइप करते हैं और इसके बाद कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस करते हैं, जो ओके बटन का कार्य करती है।
और जैसे ही इंटर बटन प्रेस करेंगे उसके बाद कमांड हमारी क्रियान्वित होगी। इस प्रकार यह CLI इंटरफेस है जो सेल पर आधारित है, अर्थात यह कमांड लाइन इंटरफेस पूरी प्रक्रिया इंटरफेस सेल पर आधारित है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य भाग होता है। सेल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य भाग है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ये तो था पहला इंटरफेस CLI। अब दूसरा है GUI, लाइनक्स का GUI इंटरफेस। लाइनक्स CLI के साथ साथ विकल्प के रूप में GUI की भी सुविधा प्रदान करता है। GUI में CLI की तुलना में कार्य करना आसान होता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा CLI इंटरफेस, उसमें केवल कमांड को टाइप किया जाता है, तो टाइप करने के लिए हम कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं, उसमें माउस का प्रयोग नहीं होता। और GUI में जैसा कि लिखा है इसमें, GUI में CLI की तुलना में कार्य करना आसान होता है। क्यों? क्योंकि इसमें यूजर्स को कमांड याद करने की सुविधा या ज़रूरत नहीं होती है, अर्थात उसे कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसमें अनेक प्रकार के आइकॉन और मेन्यू होते हैं जो माउस के द्वारा क्रियान्वित होते हैं। क्लियर है? कमांड मोड में हम कमांड को कीबोर्ड से टाइप करेंगे और जिस स्क्रीन पर आइकॉन या मेनूज होंगे उस आइकॉन को हम डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, अपनी फाइलों को देख सकते हैं। पर कमांड मोड में ऐसा नहीं होता। कमांड मोड में हमें फाइल को ओपन करने के लिए कमांड देनी पड़ेगी। इस प्रकार GUI आसान होता है CLI की अपेक्षा। आगे चलते हैं। इसी में लाइनक्स के GUI इंटरफेस में दो प्रकार के डेस्कटॉप उपलब्ध हैं, जिसमें पहला है KDE, इसका पूरा नाम है के डेस्कटॉप इन्वायरमेंट, और दूसरा है जीनोम। जीनोम का पूरा नाम है GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट। यहाँ पर GNU का G जो है वह जीनोम के G से मैच करता है। लाइनक्स का GNU जो है वह जनरल पब्लिक लाइसेंस है। GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, जो लाइनक्स का एक लाइसेंस है जिसे GNU कहते हैं। और नोम में पूरा नाम है नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट। इसमें एक चीज़ है, KDE का जो आइकॉन होता है या जो लोगो होता है वह दांतेदार पहिए के समान होता है। KDE डेस्कटॉप पैनल एक दांतेदार पहिए के समान होता है। आगे चलते हैं लाइनक्स के स्ट्रक्चर के बारे में, अर्थात लाइनक्स की संरचना। इस फिगर में दिखाया जा रहा है कि सबसे अंदर जो गोला है उस सर्कल में हार्डवेयर लिखा है। हम यहाँ पर प्रैक्टिकली समझेंगे। हार्डवेयर को हमने मान लिया कंप्यूटर है। फिर उसके बाद दूसरा सर्कल है कर्नल। कर्नल को मान लिया हमने ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरा पार्ट हो गया सेल, जिस पर यूज़र कार्य करता है। और चौथा भाग हो गया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन का मतलब होता है अनुप्रयोग, अर्थात हम उससे क्या क्या प्रयोग करना चाहते हैं, कौन कौन से प्रयोग करना चाहते हैं। तो हार्डवेयर सभी को पता होगा कि कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे भाग जिन्हें छूकर महसूस कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। तो इस प्रकार लाइनक्स की संरचना के केवल 3 भाग होते हैं। पहला है कर्नेल, दूसरा है सेल और तीसरा है एप्लीकेशन अर्थात अनुप्रयोग। तो बात करते हैं कर्नेल की। लाइनक्स में कर्नेल ऑल इन ऑल होता है। जिस प्रकार एक स्कूल का प्रिंसिपल या हेडमास्टर उस पूरे स्कूल को संचालित करता है, दिशा निर्देश देता है, उसे ऑल इन ऑल कहते हैं, सर्वे सर्वा। इसी प्रकार लाइनक्स में जो कर्नेल होता है वह लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑल इन ऑल अर्थात सर्वे सर्वा होता है। यह कर्नेल जो है ये मशीन स्तर पर कार्य करता है और हार्डवेयरों को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है। कर्नेल
रोम में स्थापित होता है, अर्थात रीड ओनली मेमोरी पर, और यह कंप्यूटर के ऑन होते ही रैम पर आ जाता है। अर्थात कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम के रोम पर स्थापित होता है और जैसे ही कंप्यूटर को ऑन करते हैं यह रोम से हट करके रैम पर आ जाता है। कर्नेल कई कार्यों को संपादित करता है, जैसे मेमोरी को मैनेज करना, फाइल को मैनेज करना, इनपुट आउटपुट को मैनेज करना, सुरक्षा प्रबंधन करना, संसाधनों का बंटवारा करना और उन पर नियंत्रण करना, प्रोसेस का निर्माण करना इत्यादि। ये सभी कर्नेल के अंतर्गत आते हैं कि कर्नेल ये इन कार्यों को परफॉर्म करता है। आगे दूसरा इसका जो भाग है सेल, यह एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है जो यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच कार्य करता है। यह कमांड को इंटरप्रेट करके ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात यूज़र द्वारा जो कमांड टाइप की जाती हैं उन कमांड्स को यह इंटरप्रेट करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाने का कार्य करता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है जेड सेल, दूसरा है ए सेल, तीसरा है टॉम सेल, चौथा है बॉर्न सेल और 5th नंबर का है पब्लिक डोमेन कॉर्न सेल। एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भी आता है कि लाइनक्स में सेल कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। या ऐसा दे सकते हैं, या क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा लाइनक्स में सेल का प्रकार है, तो उसमें जो भी ऑप्शन होगा इन 5 में से वह सही माना जाएगा। इसके बाद लाइनक्स की संरचना का तीसरा जो भाग है वह है अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन। तो ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों में सहायक होते हैं, अर्थात कई प्रकार के प्रयोग करने में, कंप्यूटर के प्रयोग करने में सहायक होते हैं। इन एप्लीकेशंस को यूटिलिटी प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी कार्यों को करते हैं। वो कौन कौन से कार्य हैं, जैसे फाइल को बनाना, उसमें कोई संशोधन करना, फाइल को कॉपी करना, उसका प्रिंट निकालना, हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी प्रदान करना, ये सभी एप्लीकेशन के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार ये लाइनक्स की संरचना के 3 भाग थे, कर्नेल, सेल और एप्लीकेशन। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि लाइनक्स की संरचना को समझाइए। इस प्रकार इन तीनों के बारे में समझाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी मैनेजमेंट ऑफ लाइनक्स अर्थात लाइनक्स का सुरक्षा प्रबंध। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस चैप्टर से। तो लाइनक्स में सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की जा सकती है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहला फीचर है फायरवॉल को स्थापित करना। क्या है फायरवॉल, समझते हैं। फायरवॉल को स्थापित करने से यह हमारे कंप्यूटर पर अनाधिकृत प्रोसेस को पूरी होने से रोकता है, अर्थात फायरवॉल को हमें कंप्यूटर पर ऑन करना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल से जा करके फायरवॉल को ऑन करना होगा। ऑन करने पर क्या होता है कि ये हमारे, जब हम इंटरनेट चला रहे होते हैं तो ऐसी कोई प्रोसेस होती हैं जो हमारे सिस्टम को या यूज़र को उसकी आवश्यकता नहीं होती और वो ऑटोमेटिक हमारे कंप्यूटर पर लोड हो जाती हैं। तो अगर हम फायरवॉल को ऑन कर देंगे स्थापित करने के बाद, तो वह प्रोसेस ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं होगी या ऑटोमेटिक लोड नहीं होगी। उसके बारे में एक नोटिफिकेशन आएगा स्क्रीन पर ओके या कैंसिल करने के लिए, तो हम उसे कैंसिल कर सकते हैं। अर्थात अनाधिकृत प्रोसेस को पूरी होने से यह रोकता है, एक नोटिफिकेशन देता है। दूसरा जो इसका फीचर है सुरक्षा से संबंधित कि हिस्ट्री फाइल को डिलीट करना। आप लोगों ने अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर देखा होगा कि जब हम
कोई भी कार्य करते हैं मोबाइल पर या कंप्यूटर पर, तो एक हिस्ट्री जनरेट होती है जहाँ पर हमारे द्वारा किए गए कार्यों का विवरण होता है। उसी प्रकार जब भी हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस कंप्यूटर पर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, उस पर कार्य करके कंप्यूटर से बाहर आ रहे होते हैं या उसे बंद कर रहे होते हैं, तो एक फ़ाइल हमारे द्वारा किए गए कार्यों का विवरण रखती है। उस फाइल को डिलीट कर देना चाहिए, अर्थात हमारे द्वारा किए गए कार्यों या हिस्ट्री को डिलीट कर देना चाहिए। इससे सिक्योरिटी मैनेजमेंट की ये सुविधा होती है कि जो दूसरा यूज़र, नया यूज़र आएगा, वो हमारे द्वारा किए गए कार्यों को नहीं जान पाएगा। इससे एक सिक्योरिटी या सुरक्षा बनती है। इसके बाद तीसरा है अनयूजेड यूज़र अकाउंट को डिलीट करना या हटाना, अर्थात अनावश्यक यूज़र अकाउंट्स को हटाना। यूज़र अकाउंट देखा होगा, हम जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वहाँ पर कई सारे यूज़र अकाउंट अनावश्यक बने होते हैं। ये जो यूज़र कंप्यूटर पर कार्य करते हैं वह अपना अलग से एक यूज़र अकाउंट बना लेते हैं और उस पर कार्य करते रहते हैं। तो उन अनावश्यक यूज़र अकाउंट्स को जिनका प्रयोग ना हो, उन्हें डिलीट कर देना चाहिए। इसके बाद जो चौथा फीचर है सिक्योरिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि कर्नेल को अपग्रेड करना। जब भी हम लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर रहे होते हैं तो हमेशा कर्नेल के नए वर्जन का ही प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार विंडोज़ के वर्जन है, जैसे विंडोज़ 2003, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 2007, विंडोज़ 8, 8.1, विंडोज़ 10, ये विंडोज़ के वर्जन है। उसी प्रकार कर्नेल के भी वर्जन है, तो हमेशा कर्नेल के नए वर्जन का ही प्रयोग करना चाहिए। पांचवा इसका जो फीचर है सिक्योरिटी से रिलेटेड, वह है नेट फिल्टर को इनेबल करना। नेट फिल्टर है क्या? इनेबल का मतलब होता है ऑन करना, और इसका अपोजिट होता है डिसेबल, अर्थात ऑफ करना। तो नेट फिल्टर को इनेबल करने से यह होता है, वैसे अगर देखा जाए तो लाइनक्स का प्रयोग कहाँ पर होता है? नेटवर्क पर, अर्थात जब हम कंप्यूटरों को नेटवर्क से नेटवर्किंग करते हैं कंप्यूटरों की, तो वहाँ पर नेट फिल्टर नाम, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर पर नेट फिल्टर नाम की एक सेटिंग होती है, उसे इनेबल कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि नेटवर्किंग पर जब डेटा सेंड व रिसीव किया जाता है, तो डेटा व सूचना के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता, अर्थात उसमें कोई भी परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकता। जैसा डेटा भेजा गया है वैसा ही रिसीवर के पास पहुंचेगा। इस प्रकार ये चैप्टर ख़त्म होता है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के इस फर्स्ट पार्ट में, इसमें हमने लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया, लाइनक्स की विशेषताएं, उसकी कमियां, लाइनक्स के इंटरफेस CLI और GUI, लाइनक्स की संरचना और लाइनक्स का सुरक्षा प्रबंध के बारे में चर्चा की है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी हेडिंग समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।